हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है तो हमें सभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं प्रीवियस ईयर की। आपको इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाना है, फिर उसके बाद आपको उसका आंसर देख लेना है। अगर आपको आंसर सही है तो आप सीधे दूसरे आंसर पे, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो फिर इसका क्लैरिफिकेशन आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है 1 दिसंबर 2022 का। इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस पर पैसिव वॉइस पता करना है आपको। पैसिव वॉइस में देखो इन द इवनिंग तो ये तो सेम ही रहता है, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। यहाँ पे दे रखा है आपका सब्जेक्ट, फिर दे रखी है वर्ब और फिर दे रखा है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो बाय करके ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ देखिए इन सभी में सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है वर्ब की। यहाँ देखिए ये प्रेजेंट का टेंस है, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट का होता है तो प्रेजेंट की ही वर्ब लगेगी, पास्ट का होता है तो पास्ट की लगेगी और फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाए, ऐसा नहीं होता एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉज दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, और यहाँ पे ये वर दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये पास्ट में है टेंस, तो ये दोनों खत्म हो गए। अब बात आती है कि प्रेजेंट में है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो इस प्रेजेंट की वर्ब है और आर जो है वो भी प्रेजेंट की वर्ब है। हमें ये भी पता है कि जो वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखिए दोनों में थर्ड फॉर्म ही है। अब बात आती है इज आएगा या आर आएगा, तो क्लॉथ्स लिखा हुआ है, क्लॉथ्स कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पे आर प्लूरल है, इज तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने एक स्पेलिंग देखी होगी, क्लॉथ CLOTHS लिखते हैं, कभी कभी CLOTHES लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ES और S में क्या होता है फर्क, तो जब S अकेला लिखते हैं ना उसका मतलब होता है पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब जो कपड़ा लेके आते हैं आप इसको, जिसको सिलवाते हैं बाद में, दैट इज क्लॉथ, CLOTHS। और THES होता है, उसका क्या मतलब होता है, जो आपके गारमेंट्स होते हैं जैसे स्कर्ट, टॉप, आपकी शर्ट्स, ये सारे आपके में क्लॉथ्स यूज करते हैं ई वाला। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये स्पेलिंग करेक्शन में अगर आ जाए तो गलत मत कर देना, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर देखनी है, किस वाले में है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर में समझ लेंगे। तो यहाँ पे इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, ये उनके लिए इम्पॉसिबल होता, टू कंटिन्यू 2+V1 लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहना उनके लिए इम्पॉसिबल होता, इफ, अगर। इफ वाला सेंटेंस क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, सोच रहे हैं। इफ ईच ऑफ देम, अगर उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ देम न्यू, ईच के हिसाब से न्यू लगाए, ठीक है, न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट इट स्टोर फॉर देम, कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है ऐसा। फेट मतलब भाग्य, उनके भाग्य में क्या लिखा है ऐसा बोलना चाह रहा है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर एक सेंटेंस में जिसमें इफ लगा हुआ है वो वाला सेंटेंस में कभी भी वुड नहीं आता, ठीक है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इफ के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और जो दूसरा सेंटेंस रहता है उसमें वुड आता है। ठीक है, दोनों ही पास्ट में, वुड पास्ट के लिए लगाया गया है। अगर उन्हें पता होता, अगर उन्हें पता होता, उनमें से प्रत्येक को पता होता कि उनके फ्यूचर में, उनकी दुनिया में, उनके भाग्य में क्या लिखा है, तो उनके लिए इस दुनिया में रहना इम्पॉसिबल होता, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये तो ठीक है कि अगर उन्हें पता होता, न्यू लिखा हुआ है, एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये उनके लिए इम्पॉसिबल होता, फॉर देम उनके लिए, टू कंटिन्यू 2+V1 लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहना उनके लिए मुश्किल होता, इम्पॉसिबल होता। क्या पता होता उन्हें, व्हाट फेट इट हैड इट स्टोर फॉर देम, उनकी भाग्य में क्या लिखा है। तो ये एक ईडियम है जिसका बेसिकली ईडियम क्या होता है, फेट हैड इट स्टोर फॉर देम, इट नहीं है, इन है, यहाँ पे इन होना चाहिए था, इन। फेट हैड या हैज इन स्टोर फॉर देम, इन स्टोर फॉर देम, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हैड तो किसके हिसाब से लगाया हुआ है, पास्ट में, इसलिए हैड लगाया हुआ है। अगर प्रेजेंट में होता तो हैज लगा देते। तो यहाँ पे फेट हैड इन
स्टोर फॉर देम। तो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे तो ये तो सही था, ये भी सही है, ये वाला भी सही है, तो ये वाला जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, फेट हैड इन स्टोर फॉर देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, ये फ्रेज है फेट हैज इन स्टोर, मतलब कि टू हैव समथिंग अवेटिंग वन और प्रिपेयर्ड फॉर वन, मतलब बेसिकली उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट, सॉरी जस्ट वेट यार, ओके, ये सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। इस फिल इन द ब्लैंक में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको देखना है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन मेडिसिन टू द पेशेंट। अच्छा, मेडिसिन क्या है, नाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे एन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, ये तो हमें पता चल गया। नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आपका आता है एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले अगर कोई और एडवर्ब आना है तो आ जाता है, नहीं तो आपका आर्टिकल आएगा वो। ठीक है, तो ये नाउन लिखी हुई है, उसके लिए आर्टिकल लगा हुआ है, और उसके बीच में आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन की जो क्वालिटी बताते हैं वो वर्ड्स, उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल, एमिनेंट, अल्टरनेटिव, इनसाइटफुल, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है अल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन अल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन पेशेंट को सजेस्ट करने के लिए बोला। डॉक्टर ने डायरेक्ट किया नर्स को टू एडमिनिस्टर एन अल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रूट, रूट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया है, एन अल्टरनेटिव रूट। ठीक है, एक अल्टरनेटिव रूट, तो अल्टरनेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। ठीक है, एक पीस ऑफ टिश्यू और लिविंग टिश्यू या प्लांट का कोई पीस जो है, जो ट्रांसप्लांट किया जाता है सर्जिकली। आपने प्लांट्स देखे, प्लांट्स में क्या होता है, आपको बता दूं, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ्टिंग होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्राफ्टिंग इस तरह से की जाती है, आपने देखा होगा कि कोई भी आपका पौधा है, पेड़ है, उसको, प्लांट को इस तरह से कट किया जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद दो अलग अलग तरह के प्लांट्स को इस तरह से बाइंड कर दिया जाता है, और फिर देखते हैं एक तीसरी तरह का पौधा उग जाता है। आपने रोज के देखा होगा, ब्लैक कलर का रोज और रेड कलर का रोज, इस तरह से ग्राफ्टिंग करके फिर उन दोनों को इस तरह से लगा दिया जाता है, और एक इस तरह का रोज बन जाता है जिसमें थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा रेड कलर है। ठीक है, तो इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट कुछ और यहाँ पे दे रखे हैं, ग्रेटिस, गवर्नमेंट और ग्रेसियस, इनका क्या मतलब होता है। ग्रेटिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, ग्रेटिस मतलब होता है बेसिकली डन और गिवन। ठीक है, फ्री ऑफ चांस बेसिकली ग्रेटिस होता है। ठीक है, ग्रेटिस। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो खाना पसंद करता है, हु एंजॉय फूड। ठीक है, और जिसको फूड के बारे में काफी कुछ पता होता है, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। एक और वर्ड भी होता है इससे रिलेटेड, CONNOI, इसकी स्पेलिंग एरर भी काफी पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉनाइजर, कॉनाइजर एक ऐसा वर्ड होता है जिसको फूड के बारे में, आर्ट के बारे में काफी कुछ पता होता है, फूड, आर्ट, म्यूजिक, मतलब उसको जानने वाला, पसंद करने वाला, कॉनाइजर। इसी तरह से गवर्नमेंट क्या होता है, जो खाना, जो फूड को पसंद करता है, फूड को एंजॉय करता है, फूड के बारे में जिसको काफी कुछ पता होता है। कॉनाइजर इसका सिनोनिम भी हो सकता है, क्योंकि इसको भी फूड के बारे में पता होता है, और ये भी फूड खाना काफी पसंद करता है। ठीक है, पसंद करता है, उसके बारे में पता होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसके बारे में काफी कुछ जानता है। ओके, ग्रेसियस, अब ये तो आपका सिंपल सा वर्ड है। ग्रेस, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं आपको, है ना, ग्रेस मार्क्स कई बार ऐसा होता है 5 नंबर ग्रेस के लेके ही पास होता है। तो ग्रेस मतलब बेसिकली काइंड, पोलाइट, जेनरस। ठीक है, तो इस तरह से आप पे दया करके मार्क्स दे दिए जाते हैं कई बार, तो दैट इज ग्रेस। हाँ, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं दिए जाते। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन सेंटेंस में आपको करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है। देखिए, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। क्लॉथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप
ऑन मंडे, ये हमें पता है बाय द शॉप है, यहाँ पे क्लॉथ्स है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में एक्टिव में बनाना है। तो द शॉप आगे आ जाएगा, ठीक है, क्लॉथ्स पीछे आ जाएगा, ऑन मंडे तो ऑन मंडे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। विल बी डिलीवर्ड, फ्यूचर का टेंस है, कैसा टेंस है, फ्यूचर का, ठीक है, तो आपको फ्यूचर का ही टेंस बनाना है, लेकिन विल बी डिलीवर्ड लिखा हुआ है, तो विल बी डिलीवरिंग, विल डिलीवर, वुड बी डिलीवरिंग, वुड डिलीवर, देखो वुड तो आएगा नहीं, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, ठीक है, विल डिलीवर और विल बी डिलीवरिंग। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है, देखिए तो हमें ये बात पता है, विल प्लस V1 किसका टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, किस में चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल और शैल के साथ बी प्लस V3 लग जाता है, ये होता है, यहाँ पे भी यही हुआ है, विल शैल के साथ वी लग गया और V3 लग गया, तो यहाँ पे विल डिलीवर आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गलत है, ये आपका किसे बना दिया, कंटिन्यूस में बना दिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ओके क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने ऑप्शंस आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते जाइएगा कितने सही किए आपने 25 में से। इसमें एंटोनिम पूछा है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको अंडरलाइन वर्ड का बताना है, ट्राइबल, TRIVIAL, अच्छा वो एक ट्राइबल होता है TRIBL, ट्राइबल मतलब जनजाति, ठीक है, ये ट्राइबल इशू की बात कर रहे हैं, क्या है ये, द फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज ट्राइबल इशू, ठीक है, आप एग्जाम में जा रहे हैं और आप अपना जो हॉल टिकट है वो ले जाना भूल गए, ठीक है, ये कैसा इशू है, तो ट्राइबल का मतलब क्या होता है, ट्राइबल बेसिकली मामूली होता है, ठीक है, एक मामूली सा इशू है, बहुत छोटा सा मामूली सा इशू है, ठीक है, नेग्लिजिबल इशू है, ठीक है, तो ट्राइबल मतलब इसका अपोजिट बताना है तो कोई बहुत बड़ा, ठीक है, एक सीरियस इशू हो सकता है, ठीक है, अंडररेटेड, काइंड तो बिल्कुल ही अलग हो गया, प्रॉब्लमैटिक और सीरियस, तो आप मुझे बताइए इसका आप खुद आंसर कर सकते हैं कैसा इशू है, ये है बिल्कुल ही मामूली सा, ठीक है, तो एक सीरियस इशू, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस इशू है, ओके, इशू, ओके। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ये पैराजम्बल दे रखा है, जम्बल फॉर्म में आपके दे रखे हैं ये 4 ऑप्शंस ABCD, उसको आपको करेक्ट फॉर्म में बताना है, ठीक है, तो कुछ चीजें मैं बता देती हूँ पैराजम्बल को किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है जल्दी से जल्दी। पैंथर, यहाँ पे देखो एक पैंथर के बारे में बता दिया, अगर इट या दैट या इस तरह से दे रखा होता है तो हम इसको पहला नहीं लेते, लेकिन यहाँ ले सकते हैं, पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर के लिए एक पैंथर घर में घुस गया, ठीक है, यस्टरडे, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, उसकी क्राइज, किसकी, पैंथर तो रो नहीं रहा होगा ना, कोई और ही होगा, तो मतलब ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आ सकता, इसका मतलब ये गलत हो गया मेरा, ठीक है, इससे मुझे ये पता चला कि ये गलत हो गया, बाकी देखते हैं, तो हिज क्राइज एंड रेन टू द हाउस बट द स्केर्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन, ठीक है, तो क्या हुआ, विलेजर्स उसकी आवाज सुन के, उसकी रोने की आवाज सुन के अंदर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो पैंथर था, ठीक है, ये जो एनिमल था वो भाग गया था विंडो से, ओके, इट सीक्रेटली स्लॉज्ड इनटू द रूम, कौन, शायद इस पैंथर ही सीक्रेटली आया रूम में, है ना, इट, तो पैंथर के बाद कहीं सी आएगा, मतलब ए के बाद कहीं सी आएगा, इट सीक्रेटली लॉज्ड इनटू द रूम वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग, वहां पे एक यंग मैन जिसका नेम जॉनी था वो सो रहा था, तो इसका मतलब सी के बाद कहीं बी आएगा, ये भी हमें समझ आ रहा है, सी के बाद कहीं बी आएगा, अब जस्ट बाद आएगा, जस्ट उसके और बाद आएगा वो अलग बात है, लेकिन सी के बाद कहीं बी आएगा और ए के बाद कहीं सी आएगा, इतना मुझे समझ आ रहा है अभी तक पढ़ के। Johnny was sleeping, who suddenly broke up and realized that the beast was roaming around his bed. उसके बेड मतलब बेसिकली यंग मैन के बेड के पास में, ठीक है, just as the panther was about to leap on him, मतलब पैंथर उसके ऊपर ही जस्ट चढ़ने वाला था, he swiftly shot out of bed and had in the closet, ठीक है, और वो क्या घुस गया, क्लोजेट में घुस गया, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि यार देखो फर्स्ट ए के बाद सी आना है, ठीक है, और सी के बाद डी, देखो ऑन हिम ही, मतलब बेसिकली इसकी बात हो रही है तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो सी में इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, उसके बाद डी आ गया और उसके बाद फिर कहीं बी आया, तो ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, कहीं दिख रहा है मुझे ए
सी बी नहीं आएगा, पहले उस पर्सन के बारे में बताया जाएगा, फिर ही वो रोएगा, ठीक है। तो वो रोएगा बाद में, पहले उसके बारे में बताया जाएगा। तो सी के बाद बी आना चाहिए, पता चल गया मुझे, सी के बाद बी है यहाँ, और ए के बाद तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यही बचा ए सी डी बी, ठीक है। ओके ओके, मुझे आपको एक्सप्लेन करना होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इसको 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है, 2 मिनट से भी कम टाइम में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है यहाँ पे। मैंने आपको बताया ई आई आई ई डबल आर डबल ओ, इस तरह के वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट वर्ड, तो यहाँ पे पियर्सिंग जो है वो इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है। PIERCING पियर्सिंग, ये इनकरेक्ट वर्ड है। यहाँ पे IE होना चाहिए, ना कि EI, ठीक है। पियर्सिंग मतलब तीखा। आप अपनी जो नोज और इयरिंग में होल कराते हैं उसको पियर्सिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो PIER होता है, ना कि PEIR। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा 9th क्वेश्चन है अभी, सॉरी। ओके, नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है इसमें। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल प्रोग्रेस, यू विल मेक प्रोग्रेस, ठीक है। यू विल मेक प्रोग्रेस, यहाँ तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कुछ। कैच प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को कैच थोड़ी करोगे, होल्ड करके रखोगे नहीं, ठीक है। प्रोग्रेस को होल्ड करके रख नहीं सकते। गेट प्रोग्रेस या कैच प्रोग्रेस, तो बिल के बाद वी1, और यहाँ पे कैच प्रोग्रेस तो आएगा नहीं, ठीक है। और मेक या गेट, तो मेक प्रोग्रेस, तुम प्रोग्रेस करोगी, ठीक है। यू विल मेक प्रोग्रेस, गेट विल के बाद क्या आएगा, वी1 आएगा, और मेक प्रोग्रेस आएगा, ठीक है, गेट आएगा नहीं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, select the most appropriate synonym of the word competent। competent जिससे कंपटीशन किया जाता है, दिस इज माय competent, ठीक है। तो competent आपका है तो क्या है, competent है। competent आप किसको मानोगे, किससे कंपटीशन कर सकते हो, competent होता है। पुअर हो सकता है क्या, नहीं। कॉम्प्लेक्स तो जटिल होता है, वो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बिगिनर, बिगिनर से कंपटीशन किस तरह का, जिसने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आपका कॉम्पिटिटर कैपेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम अगर हम बात करें तो कैपेबल होगा, ठीक है। तो 10th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर, या आप बोल सकते हो कॉम्पिटेंट है, दैट इज कैपेबल है। ओके, नेक्स्ट इस तरह से आप याद रख सकते हो वर्ड्स को, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग, अब ईडियम तो आपको काफी सारे याद ही करने पड़ेंगे। ईडियम का क्या मतलब है इसका, तो व्हील एंड वॉय। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एसएससी में प्रीवियस ईयर के काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रख के प्रीवियस ईयर के पढ़ लेने हैं। व्हील एंड वॉय, इसका मतलब क्या है, व्हील एंड वॉय ये होता है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, सबसे अच्छा सबसे बुरा, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है इस वर्ड का। अप्रोप्रिएट सिनोनिम, अनाउंस किया, कोई चीज अनाउंस की मतलब मैंने बता दी, ठीक है। अनाउंस की, हाइड की मतलब छुपा ली, ठीक है, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। सीक्रेट मतलब भी छुपाना ही होता है, और डिनाउंस मतलब भी वही, अनाउंस डिनाउंस अपोजिट होता है उसका, ठीक है। तो एडवर्टाइज की, मैंने कोई चीज एडवर्टाइज की, बिल्कुल एडवर्टाइज कर करके बताई सबको, दैट इज सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट है रीअरेंज करना है इनको। वाइल फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा दे रखा है। वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज में, देखो फिजिकल मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं वर्ब आनी चाहिए, इतना मुझे समझ आ रहा है। एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन all learning the part of the teacher and student movement and facial expression on, ठीक है। ओके, while physical movement, फिजिकल मूवमेंट के दौरान, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट के दौरान। ओके, यहाँ कहीं वर्ब आएगी है ना, ये मुझे पता है, फिजिकल मूवमेंट के दौरान। ओके, फिर देखते हैं हम, इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग एक्टिविटीज आएगा जितना मुझे समझ आ रहा है। तो क्यू के बाद पी आएगा, पढ़ के देख लेते हैं। इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल, फिजिकल क्या, मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। all learning activities may not require physical movement and facial expression, तो ऐसा आ गया। फिजिकल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन on the part of teacher and students, I think ये सही है, on the part of teacher and students, while physical movement is important for children, physical important
फिजिकल मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए। ऑल लर्निंग एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर्ड, जो भी लर्निंग एक्टिविटीज हैं उनमें जरूरत नहीं है नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका QPSR होना चाहिए। देख लेते हैं PR, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। QPSR ये भी नहीं है, QPSR तो ये वाला है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न क्या होता है? ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, तो ग्रीन हॉर्न क्या होता है? बेसिकली इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक और आता है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज जो बिल्कुल ही आपकी मतलब आपका बहुत ज्यादा खर्चा कराए, दैट इज व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अभी आपने देखा एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चंस आ गए। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म आपको देखनी है। तो डायरेक्ट फॉर्म में क्या था? ही सेट दैट है तो दैट हट जाएगा, उसकी जगह इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, सभी जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, तो ये तो सब सही है। अब यहाँ पे ही कुछ दिक्कत होगी, समथिंग माइट बी मिसिंग, माइट बी मिसिंग इन देयर, इन देयर की जगह क्या हो जाता है? हेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, देयर का देयर ही रहने दिया। देयर का हेयर, हेयर का देयर हो जाता है बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देयर का हेयर हो जाएगा। ठीक है, माइट बी मिसिंग, अब ये आपका पास्ट में कर दिया। ठीक है, तो समथिंग तो सही है। माइट बी मिसिंग का क्या हो जाएगा? मे बी मिसिंग हो सकता है क्या? हाँ, मे बी मिसिंग, तो मे का माइट में चेंज हो जाएगा, मे का किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो एक्टिव पैसिव होते हैं उसमें टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि प्रेजेंट का पास्ट में हो जाए, लेकिन यहाँ पे टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है। कब चेंज होता है? जब यहाँ वाली जो वर्ब है वो पास्ट में दे रखी, यहाँ पे से दे रखा होता, से दे रखा होता तो चेंज नहीं होता, तो प्रेजेंट में ही रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सीज की जगह सेड दे रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता रही हूँ मैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीज होता तो फिर अंदर का सेंटेंस चेंज नहीं होता, लेकिन अगर सैड दे रखा है तो अंदर का सेंटेंस चेंज हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मेक माइट कर दिया गया था इनडायरेक्ट बनाने में, तो डायरेक्ट बनाने में हम वापस से मे कर दें। ठीक है, ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन देयर, उसने कहा था, अंदर वाला सेंटेंस क्या कहा था उसने? जो कहा था एज इट इज बोल दिया, समथिंग मे बी मिसिंग देयर इन हियर, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ऐसा उसने उस टाइम पे कहा था। अगर मैं आज बोलना चाहूँ कि ही सेड दैट, उसने कहा था, समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, उसने जब कहा था तब वहां पे कुछ मिसिंग था, तो दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और अभी हमें इस तरह से चेंज करना था इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द नो स्पेलिंग एरर, आपको बतानी है किसी में कुछ स्पेलिंग एरर है तो। देखिए बेसिकली इस वर्ड में स्पेलिंग एरर बतानी है आपको। ठीक है, मैनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड स्टिल फील दैट देयर वॉइसेस एंड पोजीशन हैज बीन डिस डबल एस लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, देखो पहले तो ये देख लो फ्रेंचाइज की स्पेलिंग क्या होती है? FRANCHISED, फ्रेंचाइज यहाँ पे भी सही है, सभी में सही है। एन फ्रेंचाइज की स्पेलिंग क्या होती है? EN और लग जाता है उसमें, एन फ्रेंचाइज्ड। और डिसएनफ्रेंचाइज की स्पेलिंग क्या होगी? DIS, डिस और लग जाएगा। DYS, डिस तो नहीं लगता ना? नहीं। DISS, डिस लगता है क्या? नहीं। DIS, डिस, एन फ्रेंचाइज्ड, NENN फ्रेंचाइज, FRANCHISED। तो फोर्थ वाला डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो गया? डी ऑप्शन आपका सही होगा, एन फ्रेंचाइज्ड। ठीक है, डिस एन फ्रेंचाइज्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17th क्वेश्चन। ये सेंटेंस दे रखे हैं एक पैराग्राफ में जम्बल्ड फॉर्म में, उनको आपको करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, दे ऑल्सो वॉर, दे ऑल्सो किसी का नाम दे रखा होगा पहले कुछ तो है ना, दे ऑल्सो वॉर, और उन्होंने भी पहना, ऑल्सो मतलब पहले कुछ और पहना होगा उसके बाद ये भी, दे ऑल्सो वॉर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स। ठीक है, तो देयर ईयर्स, ये दो बार देयर लिखा हुआ है, तो पहले तो कोई नाउन आती है उसके बाद कोई प्रोनाउन आती है, इतना तो हम बचपन से जानते हैं। तो ये वाला सेंटेंस तो पहला नहीं होगा, ये तो समझ आ गया, तो ये गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉर ट्राउजर्स टग्ड
into leather boots, ठीक है, उन्होंने ट्राउजर्स पहने, they wore trousers tucked into leather boots and they also felt cap, ठीक है, तो बी के बाद ए आएगा, ये भी हमें समझ आ गया, कहीं ना कहीं बी के बाद ही आएगा ये, तो बी के बाद ए इसमें तो दे रखा है, बी के बाद ए इसमें भी दे रखा है, बी के बाद इसमें, तो देखो तीनों में दे रखा है, तो इससे कुछ एलिमिनेशन हुआ नहीं। दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर, दिस प्लेस, ये कोई सी प्लेस की बात हो रही है तो उस प्लेस की पहले बात करना पड़ेगा, तो सी किसी के बाद आएगा, तो सी से तो स्टार्ट नहीं होगा, इतना मुझे समझ आ गया, ठीक है, और बी पहले आना नहीं है, बी सी डी ए ये भी नहीं होगा, तो डी वाला ही ऑप्शन होगा, एक बार देख लेते हैं। दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल, इट्स इसकी स्किलफुल, उस प्लेस की कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, स्किलफुल, जो आर्चर्स एंड हॉर्समैन है उनके लिए प्लेस फेमस है, ठीक है, और ये आर्चर्स एंड हॉर्समैन जो है उन्होंने पहने थे ट्राउजर एंड लेदर बूट्स, इतना भी समझ आ गया, तो सी के बाद कहीं बी आएगा और बी के बाद कहीं ए आएगा, इतना मुझे समझ आ गया, सी बी ए। और इन 5th and 4th century BC, today's South Ukraine was known as, ठीक है, बेसिकली ये साउथ यूक्रेन की पहले बात हो रही है, और ये जो प्लेस है साउथ यूक्रेन की प्लेस, ये फेमस है किसके लिए, आर्चर्स एंड हॉर्समैन के लिए फेमस है, ठीक है, साउथ यूक्रेन की प्लेस साइथिया जो है वो फेमस है आर्चर्स एंड हॉर्समैन के लिए, और आर्चर्स एंड हॉर्समैन है उन्होंने ट्राउजर्स पहना, लेदर बूट्स, और उन्होंने और क्या, ये कैप और ये सब चीजें पहनी, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका बता रखा, और ये किस में है, सी बी ए, और उससे पहले आपका डी आ जाना चाहिए, तो डी सी बी ए, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप आप भी इसी तरह से क्वेश्चंस करते होंगे, ओके, और आप मुझे ये भी बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट, he used to reply that the only place for which he went was the town library, okay, he used to reply, used to plus v1, ठीक है, used to reply that कि the only place, सिर्फ वो place for which he went, जिसके लिए वो गया, was the टाउन लाइब्रेरी, वो टाउन लाइब्रेरी थी, तो वॉज तो सही है क्योंकि वॉज उस प्लेस के लिए लगा हुआ है, तो वॉज तो आपका सही दे रखा है, वॉज द टाउन लाइब्रेरी ये भी ठीक है, ही यूज्ड टू रिप्लाई, यूज्ड टू V1 ये भी सही है, दैट की कंजंक्शन से जोड़ा है, द ओनली प्लेस, वो सिर्फ प्लेस, उस प्लेस के लिए आपने वॉज लगाया, द टाउन लाइब्रेरी, ठीक है, फॉर विच ही वेंट, जिसके लिए वो गया, फॉर विच हम प्लेस के लिए लगाते हैं, तो विच तो ठीक दिख रहा है हमें, अब इसमें क्या गलती हो सकती है, फॉर विच ही वेंट, फॉर विच, मुझे बताइए प्लेस के लिए हम टू लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम टू लगाते हैं, ना कि विच, ठीक है, तो फॉर हम किस किस के लिए, डायरेक्शन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए हम टू लगाते हैं, और फोर हम किसके लिए लगाते हैं, फोर हम लगाते हैं पर्पस के लिए, पर्पस, ठीक है, या किसी रीजन के लिए लगाते हैं, ठीक है, किसी रीजन के लिए हम या पर्पस के लिए फोर लगाते हैं, यहाँ पे फोर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो सही है, फॉर विच, ये बी वाला जो है वही गलत है, इसलिए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम 19 पे चलते हैं, ओके, नेक्स्ट इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन वर्ड है उस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी, एग्जामिनी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस इन्विजिलेटर की स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ने, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जिसकी वजह से वो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, स्पोरेडिक का मतलब होता है स्कैटर्ड, ठीक है, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड मतलब कि बिखरे हुए, इधर उधर कहीं भी रैंडम लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, जिसकी वजह से वो एग्जामिन क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, कंटिन्यूअस तो इसका अपोजिट हो गया, तो ये आंसर नहीं हुआ, इनडायरेक्ट ये भी नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, तो ये भी अभी तक तो नहीं लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीटेड बार बार लिखे गए हैं, ऐसा भी नहीं बोलना चाह रहा, ओकेजनल इंस्ट्रक्शंस की, ओकेजनल इंस्ट्रक्शंस उसके, ठीक है, उसके ओकेजनल इंस्ट्रक्शंस स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शन की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है आपको इस अंडरलाइन वर्ड का, राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, राजन के पास 3 ब्रदर एंड 3 सिस्टर हो रहे हैं, इज हैविंग का मतलब तो ये होगा हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, राजन के पास 3 ब्रदर एंड 3 सिस्टर क्या हैं, ठीक है, मेरे पास 3 ब्रदर 3 सिस्टर है, मेरे 3 ब्रदर 3 सिस्टर है, तो आई हैव 3 ब्रदर एंड 3 सिस्टर, ऐसा बोल सकती हूँ, ना कि
हैविंग, इज हैविंग। तो राजन जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव आएगी या हैज आएगी, तो हैज आएगा, ठीक है। राजन हैज 3 brothers and 3 sisters. I have 2 brother and 1 sister, ठीक है। I have, I जो है उसके साथ आप have लगाते हो, ठीक है, have। I have 2 brother and 3 sisters. I have food, ठीक है। इसी तरह से राजन जो है या she या he या कुछ भी जाएगा तो उसके साथ आप has लगाओगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अब आपका एक कॉम्प्रिहेंशन आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लीजिए। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली विद टेक्नोलॉजी। मॉडर्न डे स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली हैं टेक्नोलॉजी के साथ। आई थिंक अच्छे ही होंगे टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है ना, या अच्छी होंगी, उसकी जानकारी रखते होंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो वो क्वाइट अ बिट पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। व्हाइल देयर राइटिंग स्किल मे नॉट बी टॉप नॉच, ठीक है। दे डू राइट, अच्छी स्किल नहीं है तो भी वो लिख सकते हैं, ठीक है। कॉर्सी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो उनके लिए अच्छा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से वो लिख सकते हैं, उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी ना होने के बावजूद, ठीक है। हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। इसकी वजह से एक चीज जो उनकी अफेक्ट हो रही है वो क्या है, उनकी लिसनिंग स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं। दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स, ठीक है। वो एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स हैं, यहाँ पे कुछ आएगा एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स, ठीक है। लिसनर्स की क्वालिटी बताएगा कुछ और, है ना, कुछ ऐसे ही बताएगा। एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स, एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मतलब वो बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी जो लिसनिंग क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रही है। उनकी राइटिंग क्वालिटी तो अच्छी हो गई, भले ही वो अच्छे लिखने वाले नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो अच्छा लिखना सीख गए, ठीक है। बट उनकी लिसनिंग क्वालिटी खराब हो गई। इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस, अगर इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया, कौन सा, ये वाला जो लिसनिंग वाला इशू है उसको एड्रेस नहीं किया गया, व्हाट मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर is a huge chunk of people across the globe with poor skill of listening। अगर इस चीज को हमने अभी एड्रेस नहीं किया तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लिसनिंग स्किल्स कमजोर होंगी, पुअर होंगी। एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स हमारे पास होंगे, मतलब पैसिव लिसनर्स होंगे जो सुनने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और जिनकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। रिसर्चर्स से दैट लिसनिंग इज अ प्राइम ingredient for empathy and the world will be extreme poverty in terms of number of on the planet, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि जो रिसर्चर्स जो है वो बोलते हैं कि जो प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी सिंपैथी जैसे वर्ड होता है, हम बहुत फील करके जिसको बोलते हैं, दैट इज एम्पैथी। एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो दुनिया है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑन द प्लेनेट, ठीक है, नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। तो अभी देख लेते हैं सेंटेंस का मतलब हमें सारा समझ आ गया, कहाँ पे क्या होगा ये आप अब बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ घुले मिले, आई थिंक इस तरह का कुछ वर्ड होना चाहिए। हिंडर्ड, हिंडर्ड तो नहीं होगा। डिस्कनेक्ट, टेक्नोलॉजी के साथ डिस्कनेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा कनेक्ट हो गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ डियरी, डियरी मतलब होता है सुनसान, ठीक है, तो डियरी भी नहीं है, डियरी DRERY तो ये भी नहीं है, ठीक है। और हिंडर्ड बेसिकली क्या होता है, रुकावट डालना, तो टेक्नोलॉजी में कुछ रुकावट वाला सीन भी नहीं है, तो सेवी यहाँ पे सही होगा। सेवी का मतलब होता है समझबूझ। तो मॉडर्न डे के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं टेक्नोलॉजी को, विद टेक्नोलॉजी उनकी समझबूझ अच्छी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो समझबूझ है उनकी वो अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया while their writing skill may not be top notch, they do write, ठीक है, वो लिख सकते हैं। एफिनिटी, एफिनिटी के पहले क्या चीज आनी चाहिए मुझे आप बताइए। एफिनिटी नाउन है, एफिनिटी के पहले THEIR देयर आना चाहिए, दे आर एफिनिटी, ये तो नहीं होगा यार, देयर देयर ये दोनों भी नहीं होंगे, ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, तो ये इसकी जगह पे एफिनिटी के पहले ये वाला देयर यूज होगा, ठीक है। ये नाउन प्रोनाउन की प्रॉब्लम आपसे पूछ ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा THEIR देयर। यहाँ एफिनिटी नाउन के पहले THEIR देयर वाला आएगा, ठीक है। देयर एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन,
ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द इंटरनेट, फिर देख लेते हैं however one skill that has been affected, जो अफेक्ट हुई है, ठीक है, अफेक्टेड मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है शायद कि बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। डेली तो आएगा नहीं, डेली अफेक्ट हुई है, ठीक है। थोरोली, थ्रो, अच्छा अफेक्टेड, यहाँ पे कोई एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है, हैड बीन अफेक्टेड, तो यहाँ पे कोई एडवर्ब आना चाहिए। जो वर्ड नाउन के लिए यूज करते हैं, आपको बता दूं, नाउन के लिए यूज करते हैं वो एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब। अब अगर वर्ब के पहले है, जैसे ये वर्ब है, अफेक्टेड वर्ब है, तो वर्ब के पहले अगर उसकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एडवर्ब लिखोगे। क्या लिखोगे, एडवर्ब लिखोगे। एडजेक्टिव के लिए भी एडवर्ब, वर्ब के लिए भी एडवर्ब लिखेंगे, और पूरे सेंटेंस के लिए भी एडवर्ब लिखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, धीरे धीरे आपको सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोरोली, थोरो तो नहीं होगा, थ्रो, ठीक है, होलिस्टिकली एंड डेली, डेली भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोरोली मतलब बेसिकली क्या होता है, थोरोली मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से अफेक्टेड है उनकी लिसनिंग स्किल्स, तो थोरोली आपका सही हो जाएगा, ठीक है, थोरोली आपका सही हो जाएगा। ओके, अप्रोप्रिएट वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा आएगा। नेक्स्ट आपका है आपका, उसके बाद थोरोली अफेक्टेड है, ओके। इसके बाद लिसनर्स हैं, तो लिसनर एक्टिव, पैसिव, डिस्टिंक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव लिसनर्स तो होगा नहीं, डिस्टिंक्टिव लिसनर्स, दूर वाले लिसनर्स ऐसा भी नहीं, एक्टिव या पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स, पुअर एक्टिव लिसनर्स, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया था पैसिव लिसनर्स, तो पैसिव लिसनर्स तो खराब चीज है। तो एक्टिव लिसनर, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स, पुअर एक्सट्रीमली पुअर कैसे है, एक्टिव लिसनर या पैसिव लिसनर, जब हमने पहले ही बता दिया कि बहुत पुअर एक्टिव लिसनर है, अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं, एक्टिव लिसनर मतलब बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, एक्टिव लिसनर। नेक्स्ट है आपका सिंपैथाइजर्स, एम्पैथाइजर्स, डोनर्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25th का आप देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा, पैसिव लिसनर्स, researchers say that listening is a prime ingredient for empathy and the world will be extreme poverty in terms of number of the planet, number of empathizers या sympathizers। देखिए ये दोनों वर्ड्स तो सेम होते हैं, डोनर्स तो गलत हो जाएगा, कैरेक्टर्स भी गलत हो जाएगा, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। sympathizers and empathizers, ठीक है, sympathy and empathy। सिंपैथी का मतलब होता है एक सिंपैथी, जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपके साथ सिंपैथी रखता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, सिंपैथी है मुझे, बट आप दूर से समझ रहे हो उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एम्पैथी, मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा गहराई से समझ रही है, मुझे वो फील हो रही है, दैट इज एम्पैथी। तो एम्पैथी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और यहाँ पे एम्पैथाइजर्स ही होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, थोड़ी देर पहले भी वो वर्ड आया था एम्पैथी, और वो इसी के डायरेक्ट फॉर्म में था। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपके 25 आउट ऑफ 25 में से अगर आपके 25 सही हैं या 20 से ऊपर सही हैं तो काफी अच्छी बात है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।